जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम की बात करने वाले हैं। फर्स्ट नियम को मैंने आपको बता दिया था, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें भी बताई थी जो कि न्यूटन के प्रथम नियम का अनुप्रयोग पर आधारित है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम। तो इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझना होगा कि आपके पास अलग अलग प्रकाशन की बुक्स होंगी। तो कुछ ऐसी बुक्स हैं एनसीईआरटी को छोड़ करके जिसमें सीधे फार्मूले को डिराइव करके आपको बता दिया जाता है फार्मूला कैसे आता है। लेकिन कुछ अब जो यहाँ पर जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें आपको इमेजिनेशन के तौर पर, कल्पना के तौर पर, कल्पनाशील बना करके आपको बताया जाएगा कि न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम कैसे वर्क करता है, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसी बेस्ड पर आपकी ये वीडियो लेने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम लोग करेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल्स के द्वारा, और आपको एग्जाम्पल को बहुत ही केयरफुली समझना होगा, ठीक ना। और एग्जाम्पल समझ में आ गए तो ये नियम भी समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँगा आपसे कि एक बड़ी वस्तु है और एक छोटी वस्तु है, यहाँ पर लिख देता हूँ एक हमारी ये बड़ी वस्तु है और एक छोटी वस्तु है। मैं अगर धक्का देने के लिए कहूँ, आपसे कहता हूँ धक्का देने के लिए, तो किसे धक्का देना आसान है, इसे धक्का देना आसान है या फिर इसे धक्का देना आसान है। तो आप कहेंगे छोटी वाली वस्तु को धक्का देना आसान है और इसको धक्का देना बहुत ही कठिन है, ठीक ना। तो इसे धक्का देना कठिन है, क्यों कठिन है अब ये बात आती है। तो क्यों भाई, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, इसका द्रव्यमान कम है, इसलिए इसको धकेलना कठिन है, इसको धकेलना क्या है, आसान है। ये बात आप करेंगे। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे करता हूँ कि एक बॉल ले लेते हैं छोटी सी, ठीक ना, छोटी सी बॉल ले लेते हैं और एक बड़ी सी बॉल ले लेते हैं, या फिर हम नॉर्मली ये कहें कि एक क्रिकेट की गेंद ले लेते हैं, ठीक ना। कौन सी गेंद, क्रिकेट की गेंद ले लेते हैं, और जो दूसरी है उसे हम टेनिस की गेंद ले सकते हैं, टेनिस की गेंद। मैंने यहाँ पर दोनों लिया हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर कोई प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, लोग टेनिस खेल रहे हैं, अगर इस टेनिस की गेंद से किसी को चोट लगती है तो उसे उतना तेज से चोट नहीं लगता है। लेकिन यही अगर क्रिकेट की गेंद से चोट लग जाए, ठीक है, अगर क्रिकेट की गेंद से चोट लग जाए तो क्या होगा कि उसे चोट लग सकती है। यहाँ पर हमारे पास समझने के दो तरीके हो सकते हैं कि जो टेनिस की गेंद होती है उसका वेग उतना ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन जो क्रिकेट की गेंद है उसका वेग बहुत ही ज़्यादा होगा अगर वो आ रही है तब, इसलिए इससे जो चोट लगने की संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक ना, और इससे चोट लगने की संभावना बहुत ही कम है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझ में आ रही होगी कि अब ये जो यहाँ पर चोट लगने वाली घटना है और वहाँ पर धक्का देने वाली घटना है, क्योंकि अगर धक्का भी देंगे तो वस्तु गतिमान होगी, और यहाँ पर अगर आपको चोट लगती है तो वो भी गतिमान होने से ही लगती है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आ रही है। तो नॉर्मली मैं ये कहूँगा कि इस पर, इसको गति में लाने के लिए इस पर दो चीज़ें वर्क कर रही हैं। क्या वर्क कर रही हैं, एक आपका द्रव्यमान है और दूसरा क्या है, वेग है। एक द्रव्यमान है और दूसरा क्या है, वेग। तो द्रव्यमान और वेग दोनों क्या करते हैं, इस पर डिपेंड करते हैं, ठीक, गति में आने के लिए। तो गति में आने के लिए तो भाई न्यूटन साहब ने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए इस पे, कि उन्होंने द्रव्यमान और वेग में संबंध दिखाने वाली एक राशि के बारे में बताया कि जब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं तो इनमें एक ऐसा संबंध हो ताकि ये और भी चीज़ आसान हो जाए। तो वो जो संबंध आता है वो आपका आता है संवेग, ठीक ना, जिसे हम नॉर्मली मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम, ठीक है। आगे हमें इससे मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम भी पढ़ना है। लेकिन अभी के लिए क्या है कि संवेग को हम लोग समझेंगे। तो जो संवेग होता है यह एक प्रकार की सदिश राशि है, और यह सदिश राशि है तो ये क्या दिखाती है, इसे हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं। यह द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होती है, मतलब p = m गुणा में v होती है। अब m क्या है, आपका द्रव्यमान है, और v क्या है, आपका वेग है, ठीक ना। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं राशि की। तो जो राशि है वो कौन सी होगी, राशि सदिश होगी, क्योंकि वेग भी क्या है, आपकी सदिश राशि है, ठीक ना। और यम आपकी मूल राशि है, द्रव्यमान मूल राशि है, इसलिए इसे हम इसमें नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो राशि कौन सी है, सदिश राशि। अब बात करेंगे इसके मात्रक की, तो मात्रक क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान का जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है या किग्रा होता है, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक ना, मीटर प्रति सेकेंड। तो ये इसका मात्रक आ जाता है संवेग का किग्रा मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। तो ये आपकी संवेग दिखाने वाली राशि है। इतनी बात तो बता दिया वहाँ न्यूटन ने कि संवेग में जो संवेग जो है द्रव्यमान और वेग में संबंध दिखाएगा, ठीक ना। जब
संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग में संबंध दिखाएगा, तो क्या यह बल को भी निर्धारित करेगा? अब इस चीज़ पर थोड़ा सा हमें ध्यान लगाने की ज़रूरत है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि इसे इधर का इरेज कर दें, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ कि एक कोई ये कार है, ठीक ना, कुछ इस तरीके से मैं कार को ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये कार है और ये कार है जो कि रेस्ट की अवस्था में है, रेस्ट में कह या फिर ये कह लीजिए कि इसकी बैटरी ख़राब है, ये ऐसे चालू नहीं होगी, इसके धक्का देना पड़ेगा। तो मैं अगर बात करता हूँ, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, ठीक ना, और क्या करते हैं, ये दो लोग इसको धक्का देते हैं, दोनों लोग अचानक से धक्का देते हैं। और जब अचानक से धक्का देते हैं तो यह कार स्टार्ट नहीं होती है, अचानक से धक्का देने पर यह कार स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन दूसरी बात ये हम करेंगे कि यही दोनों लोग पर्याप्त समय तक इस पर बल लगाएं, पर्याप्त समय तक अगर इस पर बल लगाएं तो यह लगभग 1 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। लगभग मान लेते हैं कि 1 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। और जब इतना वेग प्राप्त कर लेती है तो ये क्या, अगर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, कार चालू हो जाती है। तो यहाँ पर हमें बात समझ में आ गई कि यहाँ पर जो बल है वो तो संवेग पर केवल निर्भर नहीं करता है, क्योंकि द्रव्यमान और वेग, अगर हम इसका जो द्रव्यमान था इस पर हमने वेग लगाया तो गति की अवस्था में आ गई। लेकिन जो बल था क्या केवल इसी पे डिपेंड किया? नहीं डिपेंड किया, क्योंकि अगर इसी पर केवल डिपेंड करता तो ये जो दोनों लोग थे अचानक से धक्का दिए हैं, फिर भी कार चालू नहीं हुई है। लेकिन ये यही दो लोग उसको थोड़ा सा समय के लिए, थोड़ा समय तक बल लगाए हैं, जिससे ये कार क्या हो गई है कि गति की अवस्था में आने से ये स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया, क्या नाम है उनका, न्यूटन ने बताया कि समय के साथ भी और संवेग, समय और संवेग दोनों किसी वस्तु पर बल को निर्धारित करते हैं। तो अगर हम न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम को गणितीय रूप में देखेंगे तो क्या होगा, चलिए इस चीज को समझते हैं। अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं गणितीय नियम की, और जब हम लोग गणितीय नियम की बात करते हैं, सॉरी गणितीय नियम नहीं, ठीक ना, गणितीय रूप में न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। अब ये मैथमेटिकली कैसे आएगा, इस चीज़ पर विचार करते हैं। तो जो इस पर लगने वाला बल है वो क्या था? अब देखिए, यहाँ पर वस्तु को अगर धीरे धीरे चल रही है तो उसका संवेग कुछ और होगा। जब दोनों व्यक्ति उसको क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो उसका संवेग बदल जाएगा। और ये संवेग कितने समय में बदल रहा है, इस चीज़ पर वो कार का स्टार्ट होना डिपेंड करेगा। तो हम ये कहेंगे कि जो लगने वाला बल है वो संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। अर्थात F अनुक्रमानुपाती P2 माइनस में P1 अपान में T। ये P2 माइनस में P1 कैसे आया, इस चीज़ को मैं आपको अगर बताने की कोशिश करूं तो अगर जो कार थी, ठीक ना, कार का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा और उसका जो प्रारंभिक वेग था, पहले तो कुछ प्रारंभिक वेग हुआ, क्योंकि एक बार में तो वो एक नियत वेग नहीं पकड़ लेगी, तो उसका कुछ न कुछ वेग होगा। फिर जब उस पर हम T समय तक बल को, मतलब उसको धक्का देते हैं, तो उसका वेग क्या हो जाता है, V हो जाता है। तो मतलब वेग U से V हो गया, द्रव्यमान सेम है। तो अगर मैं इसके प्रारंभिक संवेग की बात करूंगा तो उसे मैं P1 लिखता हूं, तो P1 जो होगा वो क्या होगा आपका mu होगा, और P2 जो होगा वो क्या होगा आपका mv होगा। P1 mu होगा, P2 क्या होगा, mv होगा। अब यहाँ पर बात आती है, तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को रख देता हूँ, तो F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा क्या आपका mv माइनस में mu और अपान में T की। और जब इसके बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, m आपका कॉमन आउट होगा, v माइनस में u और अपान में t। अगर इतना चीज़ हो गया तो आपको एक और चीज़ मैंने पढ़ाया हुआ है पिछले चैप्टर में, थोड़ा सा आप जा कर के उस चीज़ को देख सकते हैं कि किसी वस्तु का जो त्वरण होता है वो वेग परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। ठीक ना, तो कहें तो a = v माइनस यू अपान में t, त्वरण को स्मॉल a से दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो बात आती है v माइनस यू अपान में t के जगह हम a पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर m इंटू में a आ जाता है। जब यहाँ पर f अनुक्रमानुपाती m इंटू a आ जाता है, तो अगर हम इस अनुक्रमानुपाती वाले चिन्ह को इक्वल करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है, ठीक ना, जिससे ये इक्वेशन हमारा बराबर हो जाता है। जब बराबर होता है तो हम लोग ये लिखते हैं कि जहाँ के एक बल नियतांक है, जहाँ के एक
बल नियतांक है जिसका मान 1 होता है, जिसका मान 1 होता है, ठीक ना। ये एक जो वैल्यू ये फिक्स्ड कहीं से आता नहीं है, इसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग प्राप्त कर लेते हैं कि कितना वैल्यू आता है, ठीक ना। तो यहाँ पर के बराबर में जब आप लोग 1 रखेंगे तो एफ बराबर में फार्मूला क्या बन जाएगा, एम ए बन जाएगा। तो हम डायरेक्टली अब कह सकते हैं किसी वस्तु पर जो लगने वाला बल है वो उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमणपाती होता है, बिल्कुल नॉर्मली यहाँ से, ठीक ना। तो जो कुछ और भी बुक्स थी जिनकी मैं बात कर रहा था शुरुआत में, वो वहाँ पर ऐसे दिया जाता है कि वस्तु का जो वेग है वो उसके त्वरण के अनुक्रमणपाती होता है, वस्तु पर जो लगने वाला बल है वो उसके द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। यहाँ पर वेग मैंने बोल दिया वो बल रहेगा, ठीक ना। तो ऐसे इसको दिखाकर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दिखा करके दोनों को बराबर कर लिया जाता है, m इंटू में सीधे से फार्मूला वही आता है। लेकिन मैं बिल्कुल इसके ओरिजिन को बताया हूँ, बिल्कुल उत्पत्ति को बताया हूँ कि कैसे ये चीज़ें असल के ज़िंदगी में काम करती हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई होगी तो मैं एक और तरीके की बात करता हूँ, एक और चीज़ की बात करता हूँ। नॉर्मली हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पर हमने P1 और P2 की वैल्यू पुट कर दी है, लेकिन अगर देखा जाए तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या, यफ अनुकनपाती जो P2 माइनस में P1 है उसे मैं डेल्टा P लिख देता हूँ, इसको T लिख देता हूँ, ठीक ना। P2 माइनस में P1 को क्या लिख देता हूँ, डेल्टा P। आप एक चीज़ यहाँ पर आपको मिसलेनियस शायद हो सकती है, यहाँ पर जो डेल्टा टी है ये समय अंतराल है, ठीक ना। समय अंतराल मतलब कितने समय में बदला है उसका वेग, ऐसा मत मान लीजिएगा कि 5 सेकेंड, ठीक ना, या फिर कुछ, ये तो समय अंतराल है। जैसे कि मैंने अगर 1 से स्टार्ट किया तो 5 हुआ, 1 से स्टार्ट करके 5 सेकेंड हो गया तो 5 सेकेंड आया। अगर मैं 3 से स्टार्ट करता हूँ और 5 सेकेंड लगता है तो 8 होगा, 3 से 8 होगा। तो नॉर्मली मैं अभी क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू T2 माइनस में T1, ठीक ना। तो ये आपका स्मॉल t को मैं समय अंतराल को लिखा हुआ हूँ। तो आपको एक और रिलेशन यहाँ पर मिलेगा, यफ इज इक्वल टू के डेल्टा P और अपान में t। इसको आप डेल्टा t ही साथ लिख लें तो मेरे हिसाब से बेहतर ही समझ में आएगा आपको, ठीक ना। अगर डेल्टा t लिख लेता कोई दिक्कत होने वाली नहीं है वैसे, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है कि यफ अनुक्रमपात के डेल्टा P अपान में डेल्टा T, फिर से k का वैल्यू 1 आएगा और यफ इज इक्वल टू डेल्टा P अपान में डेल्टा T। तो यहाँ पर हमें एक और फार्मूला मिल जाता है, वो फार्मूला क्या है, संवेग परिवर्तन की समय दर को बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की समय दर को बल कहते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यफ इज इक्वल टू एम ए, अर्थात किसी वस्तु पर जो लगने वाला बल है वो उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमणपाती होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके मात्रक की बात करता हूँ कि मात्रक क्या होगा, ठीक ना। अगर मात्रक की बात करेंगे वो भी हम इस फार्मूले से बात करेंगे तो चीज़ें बेहतर आसान होने वाली हैं, ठीक ना। चलिए अगर बात करते हैं F इज इक्वल टू एम ए की, F इज इक्वल टू एम ए, तो जो द्रव्यमान होता है उसका मात्रक आपका किलोग्राम होता है, किग्रा होता है, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना। ये आपका त्वरण का मात्रक होता है। तो नॉर्मली हम ये कहेंगे कि जो बल का मात्रक है, बल का मात्रक वो क्या है, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, ये सारी कहानी है जो बताया था वो आइजक न्यूटन ने बताया था, इसलिए हम इस पूरी चीज़ को न्यूटन भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन। तो नॉर्मली आपसे भी पूछा जा रहा है कि बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। और किस पद्धति में होता है, SI पद्धति में, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, डी यूनिट्स। तो SI पद्धति में बल का मात्रक हमें क्या मिल जाता है, न्यूटन मिल जाता है। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात अगर मैं करता हूँ कि CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, CGS पद्धति में मात्रक। अगर CGS पद्धति की बात करें तो एक इसका डेफिनेशन दे देता हूँ। इसमें जो दूरी होती है वो सेंटीमीटर में मापी जाती है, जो द्रव्यमान होता है वो ग्राम में मापा जाता है, और जो समय होता है वो सेकेंड में मापा जाता है। अगर मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ों को बदलने का प्रयत्न करूँ तो कितना हो जाएगा, इसको मैं शायद 1 न्यूटन अगर लिख देता हूँ, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, तो यहाँ पर चीज़ें क्या मिलने वाली, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 10 की घात में 3 ग्राम हो जाएगा, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 की घात में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेकेंड आपका जैसे का तैसे रहेगा। नीचे मैं पहले के जैसे सेकेंड स्क्वायर लिख देता हूँ, ऊपर क्या हो जाएगा, ग्राम इंटू में सेंटीमीटर, ग्राम इंटू में सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको एक नया मात्रक मिलने वाला है, ये आपका टोटल क्या हो जाता है,
10 की घात में 5 हो जाएगा और ये ग्राम, सीधे मैं पूरे हिंदी में लिखता हूँ, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग नाम देते हैं डाइन। क्या नाम देते हैं? डाइन। तो ये 10 की घात में 5 डाइन हो जाता है, 10 की घात 5 डाइन 1 न्यूटन बराबर में, 1 न्यूटन बराबर में। तो आपसे नॉर्मली ये पूछा जाता है कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या होता है, तो डाइन होता है। या इसी को एक्सप्लेन तरीके से पूछे तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। या फिर ये भी आपसे पूछा जा सकता है 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 10 की घात में 5 डाइन होता है। तो आई होप कि आपको ये गणितीय रूप भी समझ में आया होगा, इसके उत्पत्ति और इसके कल्पनाशील विचारों को भी समझ में आया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको अगर कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ जो इसके दैनिक जीवन में उपयोग किए जाते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें कैसी होती हैं। तो इधर का मैं कुछ मिला देता हूँ। जैसा कि आप देखे होंगे, जो लंबी कूद या फिर ऊंची कूद वाले खिलाड़ी होते हैं, ठीक ना, लंबी कूद या फिर ऊंची कूद, ऊंची कूद, ठीक ना, जो खिलाड़ी होते हैं जहाँ पर ये कूदते हैं, लंबी कूद में मतलब जहाँ पर ये कूदते हैं, ठीक ना, तो उसके नीचे की जो मिट्टी होती है उसे खोद दिया जाता है। उसके नीचे की मिट्टी को क्या कर दिया जाता है? खोद दिया जाता है। खोदने का सिंपल सा फंडा क्या होता है, मैं उस फार्मूले को लिखता हूँ कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपान में डेल्टा टी, सीधे मैं इस फार्मूले को लिखता हूँ, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि डेल्टा टी का वैल्यू अगर घटाएंगे तो बल का मान बढ़ जाएगा, अगर डेल्टा टी का वैल्यू बढ़ा देंगे तो F का मान घट जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए खोदा इसलिए जाता है कि अगर खिलाड़ी गिरता है तो अगर इसका जो कठोर तल है उसके संपर्क में आने पर जो डेल्टा टी का वैल्यू है वो बढ़ जाए, क्योंकि अगर डेल्टा टी का वैल्यू बढ़ जाएगा तो बल का मान घट जाएगा, और जब बल का मान घट जाएगा तो उस खिलाड़ी को चोट कम लगेगी, ठीक ना। मतलब उसके संवेग को परिवर्तित करने के लिए कि कितने ज़्यादा समय में उसका संवेग क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, ठीक ना। तो ये लंबी कूद वाला खिलाड़ी हो या फिर ऊंची कूद वाला खिलाड़ी हो। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स की बात करेंगे कि ये जो आपके कराटे वाले खिलाड़ी होते हैं अपने हाथ से बर्फ़ की सिल्ली को तोड़ते हैं। वहाँ पर होता क्या चीज़ है कि जब वे अपने हाथ से तोड़ते हैं, अपने हाथ में इतना संवेग का परिवर्तन करते हैं जैसे कि उसके बर्फ़ के सिल्ली के संपर्क में, ताकि जो डेल्टा टी का वैल्यू है वो समय बढ़ जाए, ठीक ना, संवेग पर। जैसे कि अगर ये सिल्ली है तो यहाँ पर लाने पर बिल्कुल सटीक तरीके से लाएंगे और इतने कम समय में, ठीक ना, उसके संवेग को परिवर्तित करेंगे। और जब संवेग को परिवर्तित करेंगे तो जो लगने वाला बल है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। अगर कम समय में अपने संवेग को परिवर्तित करते हैं तो लगने वाला बल ज़्यादा होगा, जिससे जो सिल्ली होती है वो आराम से टूट जाती है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें हैं आपके न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम में। तो आई होप कि आपको ये न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।